हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग निर्वाचन पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में इलेक्शन कहते हैं। यह पॉलिटी का मेरा चौथा क्लास है। देखिए, निर्वाचन का दो पार्ट होता है। एक होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन। प्रत्यक्ष निर्वाचन को इंग्लिश में डायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं, वहीं पे अप्रत्यक्ष निर्वाचन को इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन में किसका किसका वोट होता है? तो एमपी का प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि हाँ, इसमें जनता है ना, जनता द्वारा प्रतिनिधि को चुना जाता है। जनता द्वारा प्रतिनिधि को चुना जाता है, चुना जाता है। तो एमपी हो गए, एमएलए हो गए खुद, मुखिया, सरपंच। वहीं पे अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जिसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि प्रतिनिधि वोट करते हैं। डायरेक्ट जनता नहीं चुनता है, इसलिए इसका नाम है अप्रत्यक्ष निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति का चुनाव किस नियम से होता है? तो वो होता है एकल निर्वाचन संक्रमणीय प्रणाली से होता है। बताएंगे आगे जाके सारा डिटेल में। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति की प्रक्रिया डैश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला कह रहा है प्रत्यक्ष चुनाव किसका किसका होता है? तो एमपी का, एमएलए का, मुखिया का, सरपंच का, समिति, अन्य बहुत सारे हैं। देखिए, अप्रत्यक्ष चुनाव में क्या होता है? तो अप्रत्यक्ष चुनाव में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राज्यपाल का चुनाव होता है। ऐसे राज्यपाल का नियुक्ति होता है, हम आपको डिटेल जब बताएंगे तो आपको समझा देंगे। और उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में ज़्यादा का अंतर नहीं है, थोड़ा सा का अंतर है, वो भी हम थोड़ा देर में आपको बता देंगे। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति के पद के लिए जमानत राशि कितनी होती है? तो जमानत राशि 2500 पहले थी, अब कर दिया गया है 15,000। चुनाव और नियुक्ति में क्या अंतर होता है? मान लीजिए कि एक स्कूल में मॉनिटर का चुनाव करना है। सभी बच्चे से पूछे कि यह लड़का कैसा है और ये लड़का कैसा है। सभी बच्चे बताएंगे कि इस लड़का को मॉनिटर बनाया जाए। तो जो मॉनिटर बनाया गया है चुन को, उसको चुनाव बोलते हैं। और नियुक्ति का मतलब होता है अगर कोई टीचर आए और बोले कि ये लड़का अच्छा है, इसका हम नियुक्ति करते हैं मॉनिटर पद पे, किसी से चुनाव नहीं किए हैं, वो नियुक्ति कहलाता है। अगला पॉइंट है बच्चों जमानत राशि, जिसको इंग्लिश में इलेक्शन डिपॉजिट कहते हैं। ये निर्वाचन आयोग द्वारा किसी भी कैंडिडेट से लिया जाता है। कैंडिडेट बस यूं ही खड़ा ना हो जाए, उसका खर्चा निर्वाचन आयोग नहीं उठा सकती है। अगर आपको वोट ज़्यादा नहीं आए तो आपका जमानत जब्त कर लिया जाएगा, आप बस ऐसे ही खड़ा थे। तो कैसे जमानत जब्त किया जाता है? तो मान लीजिए 60 वोट है और 60 वोट का 1/6 निकालना होगा। देखिए काटिए 10, यानी 60 वोट में से 10 गो वोट कम से कम उस पार्टी को आना चाहिए जो खड़ा है। अगर नहीं आ रहा है तो उसका जमानत जब्त हो जाएगा। क्योंकि निर्वाचन आयोग भी खर्चा करती है छाप देने में, उसका कागज आगे बढ़ाने में, वही जमानत जब्त कहलाता है। लोकसभा के सदस्य के लिए जमानत राशि कितना है? तो जमानत राशि लोकसभा के लिए है 25,000, जो कि जनरल कास्ट के लिए है, और बाकी अन्य के लिए है 12,500। वहीं पे विधानसभा के सदस्य के लिए जमानत राशि है 10,000 और अन्य कास्ट के लिए है 5,000। राष्ट्रपति पद के लिए जमानत राशि, इसमें जनरल ओबीसी इसमें नहीं देखा जाता है, ये सबके लिए सेम होता है। तो ये होता है 15,000 जमानत राशि राष्ट्रपति के लिए। चाहे वो राष्ट्रपति पद पर हो, चाहे लोकसभा में हो, चाहे विधानसभा में हो, उसका 1/6 वोट आएगा तो जमानत जब्त राशि नहीं होगी, और नहीं तो 1/6 के कम आएगा तो वह सरकार पैसा रख लेती है। जब्त का मतलब
अगर 1/6 किसी भी कुल वोट से 1/6 वोट आ रही है तो ठीक है, उसका पैसा लौटा दिया जाएगा चुनाव के बाद उसके अकाउंट में। लेकिन अगर उससे कम आ गया, पैसा जमानत के रूप में जब्त कर लिया जाएगा। ऐसे भी आप लोग न्यूज पे अगल बगल के नेता से मुंह से सुनते होंगे कि जमानत हम जब्त करवा देंगे, यानी कहने का मतलब है उतना वोट उनको नहीं आएगा और उनका पैसा जो जमा हुआ है निर्वाचन आयोग के पास वो जब्त कर लिया जाएगा। अगला पॉइंट है बच्चों, प्रत्यक्ष निर्वाचन, जिसको इंग्लिश में डायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। मान लीजिए 50,000 पे वोट होना है, किसी क्षेत्र में 50,000 वोट है और 5 कैंडिडेट है। मनोज कुमार को आ गया 12,000 वोट, सूरज कुमार को आ गया 6,000 वोट, अफजल को आ गया 11,000 वोट, काजल को आ गया 11,000 वोट और अनु सिन्हा को आ गया 10,000 वोट। जिसका सबसे ज़्यादा वोट आ जाएगा उसका जीत हासिल हो जाएगा, वह फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। तो यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा किसका है, तो 12,000 वोट। जीत किसका हो गया, तो मनोज कुमार का। यानी कहने का मतलब है कि प्रत्यक्ष में कुछ ज़्यादा नहीं देखना है, खास करके एमपी, एमएलए, मुखिया, सरपंच, जितने भी प्रतिनिधि है, सबसे ज़्यादा जिसका वोट होता है वो जीत जाता है, वही प्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाता है। अब बच्चों है अप्रत्यक्ष निर्वाचन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन में कौन वोट करता है, तो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वोट करते हैं। तो मान लीजिए हम चुनते किनको हैं, तो एमपी को चुनते हैं, एमएलए को चुनते हैं और यही लोग वोट करते हैं। एमपी को बाद में प्रधानमंत्री बना दिया जाता है इन्हीं के कार्य के अनुसार, और एमएलए को मुख्यमंत्री बना दिया गया है, जो कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। देखिए राष्ट्रपति का चुनाव को हम देखेंगे, इसको ध्यान से देखना, ये टॉपिक थोड़ा हार्ड है। राष्ट्रपति का चुनाव वोटों की संख्या से होता है और साथ में वोटों का मूल्य से भी होता है। उसको हम लोग नीचे देखेंगे। राष्ट्रपति को लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा के सदस्य वोट करते हैं। यानी हमारे द्वारा जो चुने गए होते हैं एमपी, जिनको हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाए हैं, चाहे एमएलए जिसको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हम लोग जो बनाए हैं, वही वोट करेंगे राष्ट्रपति को। जनता राष्ट्रपति को वोट नहीं करता है, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जैसे एमपी, एमएलए राष्ट्रपति को वोट करते हैं। विधान परिषद के सदस्य वोट नहीं करते हैं राष्ट्रपति को, याद रखिएगा। विधान परिषद यानी एमएलसी लोग वोट नहीं करते हैं राष्ट्रपति को। एमपी एमएलए को वोट देने के बाद अपना दूसरा, तीसरा, चौथा अन्य चॉइस भी चुनना होता है। मान लीजिए किन्हीं को वोट करना है, अभी हम प्रधानमंत्री यानी कि एमपी पद के लिए कोई खड़ा हुआ है, मान लीजिए 2 आदमी खड़ा है, एक मनोज है, दूसरा दिनेश है। तो मान लीजिए मनोज को वोट दे दिए तो दे दिए और किसी को चॉइस वाइस में नहीं रखे। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में मनोज को अगर वोट दिए हैं तो दूसरा नंबर पर किसे चाहते हैं उसको भी चॉइस के रूप में लिखना होगा आपको। तो चौथा अन्य को चॉइस के रूप में चुनना पड़ता है। अगर किसी कैंडिडेट को 50% वोट से थोड़ा भी ज़्यादा वोट पड़ जाता है, उसे बिना जांच किए हुए जीत दे दिया जाता है। मान लीजिए 8 गो वोट है और 8 गो में से 5 वोट किसी कैंडिडेट को मिल गया है, तो क्या जरूरत है चेक करने का, मात्र 3 गो न बचा था, 3 गो में से थोड़ी हार जीत होगा, कम से कम 4-4 आता तब ना बराबर बराबर होता है। लेकिन एक तरफा 5 गो वोट मिल गया है तो चेक करने की जरूरतें नहीं है। लेकिन चलिए इसको हम डिटेल देख लेते हैं कि किस तरह से चॉइस वोट का अंतर आता है। देखिए राष्ट्रपति का चुनाव का एक बोर्ड हम लाए हैं। एक आदमी खड़ा है असलम, दूसरा राघव, तीसरा सूरज और चौथा शिवानी। तो महेश है एक वोटर जो वोट करने जा रहा है, जो एमपी चाहे एमएलए होगा, यही तो वोट कर सकते हैं। ये वोट देने गए, ये जो हमारे द्वारा चुने गए हैं, ये वोट करने जाएंगे। जिनको वोट देना है, वोट देने के बाद 1, 2, 3, 4 नंबर पर इनको जाना होगा। मान लीजिए महेश वोट कर दिया 1 नंबर पे सूरज को राष्ट्रपति पद के लिए, तो देखिए 1 नंबर इनको दे दिया। अब देखिए महेश 1 नंबर तो दे दिया, लेकिन 2, 3 नंबर चुनना होगा। तो ये कहेंगे उससे अच्छा कौन है, तो 2 नंबर इसको दे दीजिए, राघव को 3 नंबर और शिवानी को 4 नंबर। फिर राजा वोट करने आएगा। मान लीजिए असलम को दे दिया 1 नंबर और राघव को दे दिया 2 नंबर, सूरज को दे दिया 3 नंबर और शिवानी को दे दिया 4 नंबर। दिनेश वोट करने आया, ये राघव को दे दिया 1 नंबर, 2 नंबर दे दिया असलम को, 3 नंबर में सूरज को और चौथा नंबर में भी फिर शिवानी को। प्रिया आई, प्रिया क्या की, यह 1 नंबर में शिवानी को, सूरज को 2 नंबर में, राघव को 3 नंबर में और असलम को 4 नंबर में। फिर सुरेश आया, ये 1 नंबर दे दिया राघव को, 2 नंबर दे दिया शिवानी को, 3 नंबर सूरज को और चौथा नंबर असलम को। यानी जो 1 नंबर जो दिया रहा है उसका रियल वोट है।
बाकी जितना भी है वो चॉइस वोट है जो कि ट्रांसफर हो रहा है। अब देखते हैं जीत हार किसका हुआ है। असलम को 1 नंबर में किसने चुना है? तो राजा ने चुना है। राघव को किसने चुना है? तो 2 आदमी ने चुना है, दिनेश और सुरेश ने। सूरज को कितने आदमी चुना है? 1 आदमी। शिवानी को कितने आदमी चुना है? तो 1 ही आदमी। यहाँ पे आप देखिए कि किसका चॉइस है यहाँ पे, तो राघव का चॉइस सबसे अच्छा है, इसलिए राघव को हम लोग राष्ट्रपति बना देंगे, राष्ट्रपति बना देंगे। लेकिन फिर भी मान लीजिए 1 वोट इनको और मिल गया 1 नंबर का, तो ये तो बराबर हो गया। लेकिन फिर देखना होगा 2 नंबर पर कै गोरा चुना है, तो 2 नंबर पर 1 गोरा चुना है। वहीं पे राघव को भी 2 1 ही आदमी चुना है। वहीं पे देखिए 3 नंबर पर कितना आदमी चुना है इसको? 1 आदमी, नहीं 2 आदमी, और यहाँ पे असलम को 1 को आदमी नहीं, फिर राघव जीत गया। इस तरह से आप राष्ट्रपति का चुनाव को देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। यही होता है एकल संक्रमणीय प्रणाली। प्रणाली जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति 5 वर्ष के अंतराल पर जितने बार चाहे राष्ट्रपति बन सकते हैं। मतलब एक कैंडिडेट जितनी बार चाहे 5 साल के अंतराल पे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। अगर कोई एमएलए एमपी पद पर होते हुए भी राष्ट्रपति का चुनाव वह लड़ सकता है, पर जीतने के बाद उनको पद को छोड़ देना होगा। अगर सरकारी पद पर हो तो उसे पद को पहले छोड़ना होगा, तब राष्ट्रपति चुनाव को लड़ना होगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, लेकिन उसी में के जो राष्ट्रपति होते हैं ये 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। यह 1 जनवरी को अगर बैठेंगे तो 31 दिसंबर को 5 साल बाद इनका कार्यकाल खत्म होगा। राष्ट्रपति अपने कार्यकाल से पहले हट सकते हैं, लेकिन त्यागपत्र किसको देकर हटेंगे? उपराष्ट्रपति को देकर हटेंगे। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर अगर कोई गलती कर रहे हैं तो उनको महाभियोग लगाकर उनको हटाया जा सकता है, लेकिन 14 दिन पहले आपको नोटिस देना होगा राष्ट्रपति को कि आपको हटाया जा रहा है। राष्ट्रपति ही राज्यपाल का नियुक्ति करता है। आपको बताए थे कि राज्य में जो रहते हैं राज्यपाल, उनका नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री का भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए कुछ शर्तें हैं। उम्र 35 साल होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट खड़ा हुए हैं वह भारत का नागरिक हो, आवश्यक नहीं है कि जन्म से ही हो। अगर उनको भारत का नागरिकता मिल गया है तो वो राष्ट्रपति बन सकते हैं। अभी सीमा हैदर वाला कहानी आप देख रहे थे, तो आप चाहे सीमा हैदर को आप राष्ट्रपति बना सकते हैं, क्योंकि उनको भारत का नागरिकता मिल गया है। राष्ट्रपति वही बन सकता है जो पागल ना हो, दिवालिया ना हो। दिवालिया का मतलब बैंक का पैसा वैसा लेके भाग नहीं गया हो। चुनाव संबंधी अपराध के कारण रोक न हो, यानी कहने का मतलब है कि चुनाव संबंधी अगर उन पर कोई ठप्पा लग गया है कि यह किसी पद के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि यह गलत किए हैं। गंभीर अपराध में न हो, यानी गंभीर अपराध का मतलब है कोई बड़ा कांड में यह अंदर नहीं गया हो। चोरी छोटा मोटा में अगर अंदर गया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा अपराध इनके माथे ना हो। 15 जुलाई को राष्ट्रपति शपथ लेते हैं, यानी कि 25 जुलाई जब उनका कार्यकाल खत्म होगा तो 25 जुलाई को ही प्रत्येक वर्ष शपथ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ को दिलाते हैं, जिसको सीजेआई बोलते हैं। 2018 के बाद 5 लाख वेतन कर दिया गया है राष्ट्रपति का, लेकिन 2018 से पहले 1.5 लाख वेतन था राष्ट्रपति का। चलिए बच्चों सेट को लगाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन बनता है कि नहीं। प्रैक्टिस सेट 1 पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के पद के लिए जमानत राशि कितनी है? आपके ऑप्शन है 2500, 25,000, 10,000, 5,000। देखिए इसमें ऑप्शन वो नहीं है, 15,000 इनका जमानत राशि होता है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को कौन वोट नहीं कर सकता है? यह क्वेश्चन आपको हम नहीं बताए हैं। जिस तरह से आपको बताया है राष्ट्रपति का वोट कौन कर सकता है, तो एमपी कर सकता है और एमएलए कर सकता है, लेकिन वहीं उपराष्ट्रपति को एमएलए वोट नहीं कर सकता है, यानी विधानसभा का कोई भी मेंबर उपराष्ट्रपति को वोट नहीं कर सकता है। तो आपके ऑप्शन है एमपी, एमएलए, प्रधानमंत्री, मंत्री यानी केंद्रीय का मंत्री। देखिए एमपी वोट इनको तो करते हैं उपराष्ट्रपति को, वह लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो। एमएलए नहीं करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री भी वोट करते हैं उपराष्ट्रपति को। मंत्री तो करवे करते हैं, जो होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के। निम्न में किसका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, एमपी, एमएलए। अप्रत्यक्ष चुनाव जो होता है वो राष्ट्रपति का होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष चुनाव में प्रधानमंत्री का होता है। यही एमपी प्रधानमंत्री बनते हैं, ये भी प्रत्यक्ष है, और एमएलए ये भी प्रत्यक्ष है। ऐसे प्रधानमंत्री का कोई चुनाव नहीं होता है, प्रधानमंत्री पद है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्र न्यूनतम
तो राष्ट्रपति का जितना उम्र होता है उतना ही उपराष्ट्रपति का होता है। तो 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष, 25 वर्ष, तो 35 वर्ष उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्र होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्ष नहीं मारिएगा, ये राज्यसभा का कार्यकाल होता है, चाहे विधान परिषद का कार्यकाल होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का चुनाव पद्धति कैसा होता है? तो इधर ऑप्शन ऑटोमेटिक नहीं किया, इसलिए एक को दे दिया है, एकल संक्रमणीय निर्वाचन पद्धति। राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? आपके ऑप्शन है संसद, विधायक, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो राज्यपाल को कौन करता है नियुक्त? तो राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम व्यक्ति, प्रधानमंत्री, सांसद, राष्ट्रपति, राज्यपाल। तो राष्ट्रपति जो होते हैं वो भारत का प्रथम व्यक्ति होते हैं। राष्ट्रपति को वोट कौन कर सकता है? तो आपके ऑप्शन है एमपी, एमएलए, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो एमपी और एमएलए दोनों करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, एमपी का जमानत राशि कितना होता है सामान्य कैटेगरी का? तो 15,000, 25,000, 50,000, 10,000। तो होता कितना है? तो 25,000। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, क्या राष्ट्रपति एमएलए पद को बिना छोड़े चुनाव लड़ सकता है क्या? क्या राष्ट्रपति एमएलए पद को बिना छोड़े चुनाव लड़ सकता है? तो आपके ऑप्शन है नहीं, कह नहीं सकते, हाँ, शायद। तो ऑप्शन नंबर सी है, यानी राष्ट्रपति एमपी एमएलए पद पर रहते हुए भी वोट लड़ सकते हैं, लेकिन जीतने के बाद उनको अपना पद त्यागना होगा। अगला क्वेश्चन है, कानून यानी नियम बनने के लिए अंतिम बार किसके टेबल पर डॉक्यूमेंट्स जाता है? तो आपको ये बात मालूम है, राष्ट्रपति के टेबल पर। अगला क्वेश्चन है, जमानत जब्त कब होती है? जब पूरे वोट का 1/5 से कम हो, 1/6 से कम हो, 1/8 से कम हो, 1/13 से कम हो। तो हम आपको बताए हैं 1/6 से जब कुल वोट का कम होता है तो उसका जमानत जब्त राशि हो जाती है, कैंडिडेट को पैसा नहीं मिलता है। 14 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 5 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। आपका ऑप्शन नंबर सही है, ए, 5 लाख इनका वेतन होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष कब शपथ लेते हैं? 22 जून, 22 जुलाई, 25 अगस्त, 23 अगस्त। आपके ऑप्शन नंबर बी सही है, 22 जुलाई। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? तो आपके ऑप्शन है सीजेआई, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, मंत्री। तो सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वही इनको शपथ दिलाते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, राष्ट्रपति का पेंशन कितना है? तो आपका ऑप्शन है 1.5 लाख, 2.5 लाख, 3.5 लाख, 5 लाख। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 2.5 लाख इनको पेंशन के रूप में मिलता है। सीजेआई का फुल फॉर्म होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारतीय न्यायपालिका या सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष होता है, यानी आपको हम न्यायपालिका पढ़ाए हैं। न्यायपालिका में क्या होता है कि जो न्याय देता है, जो जस्टिस होता है, वही सबसे ऊपर होता है। और सबसे ऊपर कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय का जो जज है वो सबसे बड़ा न्यायपालिका है। चलिए बच्चों, हम लोग ऊपर ऊपर से राष्ट्रपति का चुनाव पढ़े हैं, इसको फिर से डिटेल में पढ़ेंगे। आगे के क्लास यानी कल से हम लोग संविधान सभा को पढ़ेंगे। संविधान सभा क्यों बना था, कब बना था, कैसे बना था और किस लिए बना था, सभी को डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं बच्चों, धन्यवाद।